तो लास्ट क्लास में हमने आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था कि अगर हम बात करें फ्लावर की तो इन केस ऑफ फ्लावर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, कार्पल कहते हैं और साथ में गाइनोशियम कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो हमारा पिस्टल उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। और अगर हम बात करें ओव्यूल की तो ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रो सैक प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने बात की थी कि जो हमारा ओव्यूल है उसके उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होती है उसकी कवरिंग और उसकी कवरिंग को कहते हैं इंटेगुमेंट। एंड सेकंड हमारे पास होता है मास ऑफ सेल और उस मास ऑफ सेल को कहते हैं न्यूसेलस। और जो हमारा न्यूसेलस है उसके अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रोसैक को ही क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फिर हमने इसकी डेवलपमेंट की बात की थी कि एक्चुअल में जो हमारे पास ये एम्ब्रोसैक इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। तो हमने बात की थी मेगास्पोरोजेनेसिस कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमने क्या बात की थी, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल की एक तो कवरिंग होगी इंटेगुमेंट एंड सेकंड पोर्शन हो गया न्यूसेलस। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारा न्यूसेलस है वो ओव्यूल को आपकी मतलब पूरी चारों साइड से कवर नहीं कर रहा है। एक साइड पे एक ओपनिंग होती है जहां पे वो उसको कवर नहीं करता, एंड जहां वो उसको कवर नहीं करता है उस रीजन को कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जो मास ऑफ सेल है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं, इसका नेचर क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है ये। ठीक है, मतलब इनके पास कितने सेट होते हैं क्रोमोसोम्स की, 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के। अब हमारे पास जो ये न्यूसेलस जो है ये मास ऑफ सेल है, इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एमएमसी प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। तो जो हमारे पास ये मेगास्पोर मदर सेल है इनका नेचर भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब जो ये मेगास्पोर मदर सेल है इन सब की कैपेबिलिटी है मेगास्पोर को फॉर्म करने की। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, एमएमसी डिप्लॉयड है बट मेगास्पोर क्या है। अगर मैं बात कर रही हूँ मेगास्पोर की तो मेगास्पोर हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। अब ये हैप्लॉयड क्यों होता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। और हम कर चुके हैं पहले भी डिस्कस की मियोसिस क्या होती है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। जितना क्रोमोसोम का नंबर एमएमसी में होगा एकदम उसका हाफ हो जाएगा इन इन द मेगास्पोर। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमने न्यूसेलस के अंदर ओनली सिंगल एमएमसी लिया, सिंगल एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। नेचर क्या है, 2n है और यही बाद में जाके हमारे पास एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन करने वाला है। अब जब हमारे पास ये सिंगल एमएमसी के अंदर मियोसिस होती है, और ये मियोसिस कहाँ पे हो रही है, इनसाइड द ओव्यूल, मतलब न्यूसेलस के अंदर हो रही है। तो हमें यहाँ पे 4 सेल मिलते हैं और चारों सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। और इन हैप्लॉइड सेल को नाम क्या देते हैं, मेगास्पोर नेम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एमएमसी से मेगास्पोर बना। तो मेगास्पोर का नेचर क्या है, हैप्लॉइड, और इनका नेचर क्या है, डिप्लॉइड है। अब होता क्या है कि बनते तो 4 मेगास्पोर है बट 4 में से 3 मेगास्पोर हमारे पास डी जनरेट हो जाते हैं और ओनली 1 मेगास्पोर ही बचता है। तो हम कहते हैं ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। और बाद में यही सिंगल मेगास्पोर क्या बनाता है, एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन करता है। अब इसका मतलब देखो क्या है, अगर मेरे पास जो मेगास्पोर जो बचा है अगर उसका नेचर क्या है, हैप्लॉइड है एंड ये एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन करने वाला है, तो एम्ब्रोसैक के अंदर जितने भी सेल होंगे वो सारे के सारे क्या होने वाले, हैप्लॉइड होने वाले हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो एम्ब्रोसैक जो होता है वो आपका 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन करता है। अब आपको पता है इस चीज का, जब एक सिंगल सेल माइटोसिस डिवीजन करता है तो कितने सेल की फॉर्मेशन करता है, 2 सेल की फॉर्मेशन करता है। अब ये भी ये सिंगल सेल भी 2 बनाएगा तो यहाँ पे दोबारा 2 बन गए, ये भी 2 बना रहा है। तो सोचो यहाँ पे ये हुई थी फर्स्ट टाइम माइटोसिस डिवीजन, ये हुई थी सेकंड टाइम, अब भी 4 बने। अब अगर मैं यहाँ पे 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि 4 यहाँ पे बनेंगे और 4 ही यहाँ पे बनेंगे। तो टोटल मेरे पास कितने सेल बनने वाले हैं, टोटल मेरे पास 8 न्यूक्लियस बनने वाले हैं।
तो जो मेरे पास ये जो एम्ब्रोसैक होता है इसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियाई होते हैं। हमारे पास 2 एग सेल होते हैं, सॉरी 1 एग सेल होता है, 2 पोलिन्यूक्लियाई है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 3 क्या है? एंटीपोडल सेल है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हम लास्ट टाइम ऐसे कर चुके थे और हमने कहा था कि यहाँ पे ओनली सिंगल मेगास्पोर ही कैपेबल है एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि जो एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन ओनली सिंगल मेगास्पोर से होती है, इसीलिए इसे इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में कि एक्चुअल में ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है क्या और ये कैसे कैसे होती है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो, जो आपके डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि मेरे पास एक है माइक्रोपाइलेंट और ये डायग्राम हम किसका दिखा रहे हैं? न्यूसेलस का। अब मेरे पास यहाँ पे ना देखो, एक तो ये हो गया, एक ये दो हो गया, ये थर्ड और ये 4। मेरे पास यहाँ पे ना 4 मेगास्पोर बने थे, किसके थ्रू? एमएमसी के थ्रू। ठीक है, और चारों का नेचर क्या है? अच्छा सॉरी, सॉरी, ये यहाँ पे सॉरी, ये तो मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट है? न्यूसेलस के अंदर। और कौन सी वाली साइड में प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलेंट पे। अब जो मेरा ये मेगास्पोर जो मदर सेल है, ये मियोसिस डिवीजन करता है। अब आपको पता है कि मियोसिस भी 2 टाइप की होती है, मतलब 2 फेज में होती है। एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 होता है, फिर भी हमें एक सेल से 2 सेल मिलते हैं एंड और अब इन्हीं के अंदर क्या होगी? मियोसिस 2 होने वाली है, तो इससे भी 2 मिलेंगे, इससे भी 2 मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि मियोसिस से मुझे टोटल 4 सेल मिलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, जो न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे ये मियोसिस करता है और स्टार्टिंग में कितने सेल बनाता है? 2 सेल बनाता है। देखो, एक सेल ये बनाया, एक सेल ये बनाया, तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेल बनते हैं, तो उसे हम यहाँ पे नाम देते हैं मेगास्पोर डायट। मेगास्पोर का मतलब क्या है? हैप्लॉइड है दोनों के दोनों, और डायट का मतलब क्या होता है? 2 मेगास्पोर बन रहा है। अब अगर मान के चलो एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इस मेगास्पोर मदर सेल के पास 10 क्रोमोसोम थे, एग्जांपल। तो जो मेरे पास यहाँ पे जो मेगास्पोर डायट बना है, इसके पास भी 5 होंगे, इसके पास भी 5 होंगे, तो हो गया यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन। अब क्या होगा? इसके बाद दोबारा जो मेरा ये वाला क्रोमोसोम है, सॉरी ये वाला सेल है, ये भी अगेन डिवाइड करेगा, ये भी 2 सेल बनाएगा, और जो मेरा ये वाला सेल है, ये भी दोबारा डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब ये डिवाइड करते हैं, कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस 2 हो रहा है। तो जब मियोसिस 2 होता है, देखो 1 2 3 4, 4 बन गए। अब 4 के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? टेट्राड। तो टोटल यहाँ पे कितने मेगास्पोर बने हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो नाम दे दिया मेगास्पोर टेट्राड। अब इन जो हमारे पास ये जो 4 मेगास्पोर टेट्राड बने, इसमें से होता क्या है कि जो मेरे ये जो 3 मेगास्पोर है ना, देखो, जो मेरा ये वाला मेगास्पोर है, ये किसको फेस करा? माइक्रोपाइलेंट को। और दूसरा वाला ये 3 किसको फेस करे? चैलेंजल एंड को। तो जो मेरे पास ये चैलेंजल एंड वाली ये 3 मेगास्पोर है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। ओनली 1 ही बचता है, ओनली वन सिंगल मेगास्पोर क्या बचता है हमारे पास? यही बचता है, बाकी सारे 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है। अब जो मेरा ये वाला, इसको मैं रब कर देती हूँ, 1 मिनट वेट। तो जो मेरे पास ये सिंगल मेगास्पोर जो बचा है, इसके अंदर कितने न्यूक्लियस है? 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब होता क्या है? देखो, जो मेरा ये वाला न्यूक्लियस है, ये आपका 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन करता है, लेकिन ओनली न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो सेल की डिवीजन होती है वो आपकी 2 फेज में होती है। एक होती है कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस काइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ द सेल। तो जो मेरे पास यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियस है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस ही करता है। और कितना टाइम कैरियोकाइनेसिस कर रहा है? 3 टाइम कर रहा है। तो अगर एक सिंगल सेल मुझे 2 न्यूक्लियस देता है एक सिंगल माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे,
तो मेरे पास अगर इसके अंदर एक सिंगल सेल में 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन हो रही है, तो टोटल मुझे कितने न्यूक्लियस मिलने वाले हैं? ऑब्वियस सी बात है 8 मिलने वाले हैं। एक सिंपल इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखो, अगर मेरे पास कितने टाइम डिवीजन हो रही है? 3 टाइम हो रही है, तो 2 की पावर 3, तो कर लो कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, जो आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो। देखो मेरे पास यहाँ पे एक दोबारा बना दो, ये मेरे पास यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस था, ये सिंगल मेगास्पोर है, सिंगल मेगास्पोर। अब इसने सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन की, देखो 2 न्यूक्लियस बना दिए, फिर ये भी दोबारा डिवाइड करते हैं, ये भी 2 बनाते हैं और ये भी 2 बनाते हैं। अभी दोनों डिवाइड करके देखो यहाँ पे 4 बन गए, यहाँ भी 4 बन गए, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो गए हैं? 8 न्यूक्लियस हो गए। और ये 8 न्यूक्लियाई बने कैसे हैं? जब यहाँ पे क्या हुआ है, ओनली न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है। और न्यूक्लियर डिवाइड कैसे किए हैं? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन हुई है। अब जब मेरे पास यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे होती है साइटोकाइनेसिस। अभी साइटोकाइनेसिस क्या है कि चलो ठीक है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब आप सेल को डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पे देखो क्या चीज होती है, टोटल मेरे पास यहाँ पे कितने न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं? 8 न्यूक्लियस है। अब इसमें से जो 3 न्यूक्लियस हैं वो आपके एक साइड पे चले जाते हैं, इस पोल पे चले जाते हैं। 3 मेरे इस पोल पे रह जाते हैं, जो लोअर वाला एंड है, मतलब एक 3 माइक्रोपाइल एंड पे, 3 मेरे चैलेंजल एंड पे, और मेरे पास क्या होता है, ओनली 2 बचे, तो 2 न्यूक्लियस मेरे पास सेंटर में रह जाते हैं। और जब यहाँ पे सेल की डिवीजन होती है, तो देखो यहाँ पे सेल डिवाइड देखो कैसे कैसे करता है। जो 3 न्यूक्लियस देखो मेरे अपर की साइड पे गए थे, देखो यहाँ पे 3 सेल बनते हैं और उनको हम नाम देते हैं 3 सेल। अब देखो इस चीज का ध्यान रखना, एक मेरा फेस कर रहा है, मान के चलो कि ये वाला मेरा फेस कर रहा है, ये मेरा माइक्रोपाइल एंड है और ये मेरे पास चैलेंजल एंड है। तो चैलेंजल एंड पे देखो 3 न्यूक्लियस गए थे। अब वहां पे तीनों की तीनों न्यूक्लियस में क्या हो रही है, मतलब तीनों सेल में क्या हो रही है, सेल की डिवीजन हो रही है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे ये रफ डायग्राम बनाती हूँ, देखो 3 न्यूक्लियस देखो मेरे यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे 3 टाइम ना साइटोकाइनेसिस हो रही है, सेल की डिवीजन 1 2 3। अब सबको अपना अपना सेल मिल चुका है, सबको अपनी सेल वॉल मिल गई है। तो ये जो 3 सेल जो मेरे चैलेंजल एंड पर है, इसको हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। 3 कितने सेल है? एंटीपोडल सेल है। अब 3 न्यूक्लियस ही मेरे कहां पे गए थे? माइक्रोपाइल एंड पे। तो जो 3 न्यूक्लियस मेरे माइक्रोपाइल एंड में गए थे, इसमें से एक तो एग सेल बनाता है, देखो एक यहाँ पे एग को मिल गया अपना साइटोप्लाज्म, और 2 सेल मतलब 2 न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है, तो इन 2 को हम क्या नाम देते हैं? सिनर्जिड नाम देते हैं। 2 सिनर्जिड बन गया और एक क्या बन गया? एग सेल बन गया। लेकिन प्लीज इसका ध्यान रखना, सिनर्जिड एंड एग कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द माइक्रोपाइल रीजन। अब देखो 2 न्यूक्लियस मेरे सेंटर में रह जाते हैं, तो जो 2 न्यूक्लियस मेरे सेंटर में रह गए हैं, यहाँ पे इन दोनों को बेचारे को एक ही सेल मिलता है, एक ही सेल में ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस। तो जो मेरे सेंटर में जो सेल है, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है और बाकी सब सारे के सारे सेल के अंदर ओनली सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, ये मेरे पास एकदम मेच्योर एम्ब्रोसैक है, यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं और टोटल कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो एम्ब्रोसैक है वहां पे टोटल कितने न्यूक्लियस है और कितने सेल हैं? हमें 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे क्या है? 8 न्यूक्लियस के साथ में 7 सेल्ड है। वेरी गुड। तो देखो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, देखो आपने न्यूक्लियस काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लियस हो गए, बट सेल कितने हैं? 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 और सेंटर में ओनली सिंगल ही सेल है। इसीलिए आप एक टर्म पढ़ते हो कि जो मेच्योर एम्ब्रोसैक होता है वो क्या होता है? इट इज 7 सेल बट 8 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने हैं वहां पे? 8 है, लेकिन सेल वहां पे कितने हैं? ओनली 7 ही है।
जो हमारे पास जो सेंट्रल सेल होता है उसके अंदर क्या है, दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या है, 3 एंटीपोडल सेल जो आपकी चैलेंजल एंड पे चले जाते हैं, और हमारे पास देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंटर में रह जाते हैं, सेंटर सेल पे। और माइक्रोपाइल एंड पे क्या होता है, देखो 2 सिनर्जिड है ये साइड में, और सेंटर में एक कौन है हमारे पास, एग सेल प्रेजेंट है। तो देखो ये हमारे पास है मैच्योर एम्ब्रोसैक। आप देख सकते हो, देखो चैलेंजर एंड पे। और प्लीज इसका ध्यान रखना, आप कोई भी बना, जरूरी नहीं है कि आपको जो ये एग है और आपको सिनर्जिड से ओनली आपको लोअर पोजीशन पे ही बनाना है, और ये एंटीपोडल सेल हमेशा आपके ऊपर वाली साइड पे आएंगे। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है इस चीज का, कि अगर जहां पर भी आप एंटीपोडल सेल दिखा रहे हो वहां पे आपको क्या लिखना है, चैलेंजर एंड। चैलेंजर एंड पे ही एंटीपोडल सेल होते हैं, और माइक्रोपाइल एंड पे ही क्या होता है, एग, और साथ में हमारा सिनर्जिड प्रेजेंट होता है। इस इसका ध्यान रखना। बाकी आप इसको ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 3 एंटीपोडल सेल, 1 2 3 कहाँ पे, इन द चैलेंजर एंड। माइक्रोपाइल एंड पे देखो क्या है, 2 सिनर्जिड है और हमारे पास एक एग सेल है। और सेंटर में ओनली सिंगल सेल है, नाम ही सेंट्रल सेल, जहां पे हमारे पास क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब साथ ही साथ में एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सिनर्जिड है जो माइक्रोपाइल एंड पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है। These finger-like projection are called filiform apparatus। क्या नाम देते हैं इसको, filiform apparatus नाम देते हैं। तो प्लीज आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। काम क्या है वो भी आपको बताती हूँ। बस ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। और हमारे पास जो माइक्रोपाइल एंड पे एक जो एग प्रेजेंट है, एक जो सिनर्जिड प्रेजेंट है, इन दोनों को, एग को प्लस सिनर्जिड्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। तो प्लीज इस इसका भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे देखो ओनली सिंगल मेगास्पोर था, और सिंगल मेगास्पोर से हमारे पास इस एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन हुई है। और प्लीज इस इसका भी ध्यान रखना, ये हुई कहाँ पे है, इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल में भी कहा, न्यूसेलस के अंदर। और इसका सारे के सारे सेल क्या है, हैप्लॉइड है नेचर में। ओनली सिंगल मेगास्पोर ही एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओनली सिंगल स्पोर क्या बनाता है, एक एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन करता है। अब जो हमारे पास ये जो एम्ब्रोसैक जो बना है, इसी को ही फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो प्लीज आपको ये सारे नेम पता होनी चाहिए कि किसको क्या क्या कहते हैं। जैसे ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, एंड हमारे पास जो ये एम्ब्रोसैक है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए डायग्राम हमें क्या बता रहा है, द पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, डायड एंड टेट्राड ऑफ द मेगास्पोर। जो आपके पास देखो ये वाला डायग्राम था, इसमें को हमें ये चीज पता चल रही है, हमारे पास यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, फिर मेगास्पोर डायड है, और फिर मेगास्पोर टेट्राड है। अब देखो बी डायग्राम क्या बता रहा है, 1 2 4 एंड 8 न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ द एम्ब्रोसैक। और एट द एंड सी डायग्राम हमें क्या बता रहा है, मतलब ये वाला हमारे पास मैच्योर एम्ब्रोसैक, और सी हमें क्या बता रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रोसैक। तो आई होप अब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बार मैं इसकी थ्योरी रीड कर देती हूँ। देखो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या बोल रही है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। और कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। और क्या फॉर्म करता है, 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स टू द अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। और क्या फॉर्म करता है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसैक। अब उसके बाद दोबारा और 2 माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते, देखो 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stage of the embryosac। अब हमारे पास एम्ब्रोसैक में 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन, और टोटल कितनी 3 माइटोटिक डिवीजन हुई थी। तो इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation। तो प्लीज इस इसका ध्यान रखना कि हमारे पास यहाँ पे ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, एकदम वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। अब जब हमारे पास 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल
are laid down, leading to the organization of a typical female gametophyte or the embryo sac. तो अभी भी मैंने आपको बताया एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो हमारे पास देखो इसमें क्या हो रहा है, 8 न्यूक्लियाई में से जो 6 थे, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into the cell. 6 न्यूक्लियस को क्या मिल चुका है, अपना अपना एक सिंगल सेल मिल चुका है। बट द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिनको हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो हमारे पास लार्ज सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एग एपरेटस के नीचे। और अभी भी मैंने आपको बताया एग एपरेटस क्या होता है, एग एंड सिनर्जिड को ही कलेक्टिवली हम एग एपरेटस बोलते हैं। तो आपको ये समझ आया व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बताइए। यस मैम, यस मैम। मंजूर आपको? यस मैम। ओके जी। अब यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक की थ्योरी भी कर लेते हैं, क्या क्या ये बोल रहा है। तो ये तो हमने कर ही लिया। देखो एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोलर सेल है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं और हमारे पास सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, और देखो ये कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, इनसाइड द ओव्यूल। अब यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक देखो क्या बोल रहा है, 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइल एंड। 3 सेल कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल एंड पे, और क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एग एपरेटस। अब एग एपरेटस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ 2 सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड है, और हमारे पास 1 क्या है, एग सेल प्रेजेंट है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सिनर्जिड है, यहाँ पे एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, और इस फिंगर लेग प्रोजेक्शन को कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। अब देखो इसका काम क्या होता है। अब आपको पता है कि जो एग है, एग क्या है, फीमेल गैमेट है, और अभी भी हम आपका इससे पहले ये भी कर चुके हैं, मेल गैमेट का नाम क्या है, पोलन ग्रेन है। अब यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब पोलन ग्रेन इस एग के साथ फ्यूज करेगा। अब फ्यूज अगर करना है तो पोलन ग्रेन को आना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या चीज होती है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि जैसे देखो ये मेरे पास ये आ गया स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो इस ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और मान के चलो यहाँ पे एग प्रेजेंट है। तो जब मेरा पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरता है ना, पे फॉल होता है इस स्टिग्मा के ऊपर, तो सोचो कि इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे आने इस एग के पास, अगर इसको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करनी है, अब ये आएगा कैसे। तो क्या होता है कि जो ये पोलन ग्रेन है यहाँ पे एक ही स्ट्रेटेजी अपनाता है, और स्ट्रेटेजी क्या है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ करता है। एक ट्यूब ग्रो करता है ताकि वो अपना गैमेट यहाँ तक पहुंचा सके। तो जब पोलन ट्यूब यहाँ पे मेल गैमेट को लेके आती है ना, तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट, पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एग प्रेजेंट है, कैसे वो फील कर पाएगी। तो होता क्या है कि जो हमारे पास ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस यहाँ पे 2 सिनर्जिड के पास प्रेजेंट था, ये अपनी बॉडी से ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि जिसकी वजह से पोलन ट्यूब गाइड होती रहती है कि एग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्लीज आप अपने मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज करो। तो फिलिफॉर्म एपरेटस का यही काम होता है, पोलन ट्यूब को गाइड करने का, कि अपने आपको मेल गैमेट कहाँ पे रिलीज करने हैं। तो यहाँ पे देखो यही फंक्शन लिखा है, द सिनर्जिड्स हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइल टिप, जिसे कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, which play important role in guiding the pollen tube into the synergid। तो वो काम क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कर रहा है। अब 3 सेल कहाँ प्रेजेंट है, एट द चैलाजल एंड, और उसे कहते हैं एंटीपोडल सेल। एक हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं लास्ट सेंटर सेल, और उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है, एट मेच्योरिटी उसके पास 8 न्यूक्लियस होते हैं और साथ में क्या है, 7 सेल्ड है। तो ये हमारे पास था एम्ब्रियो सैक का डायग्राम का स्ट्रक्चर। सॉरी, समझ आ गया आपको, क्लियर है, मैम मंजूर आपको? यस मैम। ओके जी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अब चलो ठीक है, अब ये भी हमें समझ में आ गया है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेन काम था एग बनाने का। सबसे पहले जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हमने कहा था कि हमें क्या बनाना है,
अगर हम फ्यूजन करवाना चाहते हैं, एक तो हमें मेल गैमेट चाहिए, सेकंड हमें फीमेल गैमेट चाहिए। मेल गैमेट को हमने बोल दिया पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन का भी आपने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक वहां पे जनरेटिव सेल है, ठीक है। और हम ये भी कर चुके हैं वहां पे कि हमारे पास जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा होता है, वो वहां पे ट्यूब सेल की फॉर्मेशन करता है, मतलब पोलन ट्यूब बनाता है, और जनरेटिव सेल आपका बाद में फर्दर डिवाइड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि एग भी बन गया है, एग भी बना लिया हमने, पोलन ग्रेन भी बना लिया, अब ये दोनों मीट कैसे करेंगे, कैसे दोनों का फ्यूजन होगा, कैसे दोनों की मीटिंग होने वाली है। तो अब देखो ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट कहाँ पे है, हमारा ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर एग है, और ये पोलन ग्रेन तो आपका कहीं और जगह है। अब मान के चलो ये पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुंचेगा कैसे, देखो कैसे इसको यहाँ पे एग मिलेगा पोलन ग्रेन को। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा के ऊपर, देखो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, इस स्टिग्मा के ऊपर गिरना पड़ेगा अगर वो यहाँ तक पहुंचना चाहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही राइज होता है कि वो यहाँ पे गिरेगा कैसे। तो जो हमारा पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के ऊपर जो गिरता है, इसी को ही कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ द एंथर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर गिरना, या आप ये कह सकते हो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से पोलन ग्रेन का फॉल होना कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। लेकिन अभी पॉलिनेशन देखो हो कैसे रहा है, खुद हो रहा है, विंड करवा रही है, पानी करवा रहा है, या फिर कोई एनिमल करवा रहा है, कोई इंसेक्ट करवा रहा है, कौन करवा रहा है। तो इसी को ही नेक्स्ट हमारा वही है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि पॉलिनेशन देखो क्या चीज है। अगर आप देखो ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, हमारे पास देखो ये क्या है, एक फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर के पास देखो ये स्टेमन है। अब आप कर चुके हो, ये यहाँ पे एंथर होते हैं, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। देखो ये हमने एंथर का डायग्राम है, और इस स्टिग्मा है। पॉलिनेशन देखो क्या है, इस एंथर का, ये पोलन ग्रेन का किसके ऊपर गिरना, स्टिग्मा के ऊपर फॉल करना, यही हमारे पास क्या है, पॉलिनेशन है। जब हमारे पास ये पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉल करेगा, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होने वाली है। लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉल हो गया है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन होगा ही होगा, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। फ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गिरना क्या है, गिरना इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एकदम टोटली डिफरेंट है फर्टिलाइजेशन से। तो प्लीज इन दोनों चीजों को आप मिक्स मत करना। आप देखो यहाँ पे एक डायग्राम देखो और दिखाती हूँ। अब आप देखो ये चीजें कर चुके हो, हम कर चुके हैं कि जो फ्लावर है उसके टू पार्ट है, एक होता है स्टेमन और एक होता है कार्पल। अब इस एंथर का, इस कार्पल का स्टिग्मा कहाँ गया, देख ये स्टिग्मा है, इस एंथर का स्टिग्मा के ऊपर फॉल करना, यही क्या है, इसी को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब देखो मेरे पास ये है एक फ्लावर, अब मेरा जो ये सेम फ्लावर है, देखो ये कैसा फ्लावर है, इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी फ्लावर में क्या है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, दैट इज स्टेमन, और फीमेल भी है, कार्पल। अगर सेम फ्लावर का एंथर अपने ही स्टिग्मा को क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है, मतलब सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, खुद का एंथर या खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के ऊपर ही गिर जाना ऑन द सेम फ्लावर। सेम प्लांट हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो, उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे। सेम फ्लावर है और इस सेम ही प्लांट है, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। फिर एक हमारे पास आती है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, प्लांट मेरा सेम है, बट एक फ्लावर यहाँ पे लगा, एक फ्लावर यहाँ पे लगा है, इस फ्लावर का एंथर इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना। जैसे आप देख सकते हो ये टू फ्लावर है, फ्लावर तो सेम ही है, लेकिन देखो इसके एंथर इस स्टिग्मा के ऊपर गिर गए, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो तो खुद हो सकती है, लेकिन जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो इसको कोई ना कोई यहाँ पे एजेंट चाहिए, बिना एजेंट के ये काम नहीं होने वाला है। अब एजेंट यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है,
कोई बर्ड हो सकता है, बैट हो सकता है, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एजेंट जरूर चाहिए, बिना एजेंट के यहाँ पे काम नहीं होने वाला है। तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप देख सकते हो, देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है और ये हमारे पास सॉरी और ये पिस्टल है। तो पोलन ग्रेन और ये क्या, पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट द पोलन। पिस्टल ने अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो पोलन कम्स लूज फ्रॉम द स्टामन, तो प्लांट फर्टिलाइज इट्स ओन एग, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, द पोलन फ्रॉम कहां से आ रहे हैं, एंथर ऑफ द वन प्लांट एंड इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, या तो डिफरेंट प्लांट या यहाँ पे सेम प्लांट भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन ये काम करवा रहा है, बीज करवा सकती है, विंड भी करवा सकती है, वाटर भी करवा सकता है, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन, अब इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहां से होते हैं, देखो सबसे पहले उनको गिरना भी पड़ेगा एंथर से, तो शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का, और कहां पे होना, स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टल का पार्ट है, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव द पॉलिनेशन। जितने भी हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो आपको पता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि कैसे कैसे हम पॉलिनेशन कर सकते हैं। आप आगे देखोगे भी, आपको समझ में आएगा कि प्लांट खुद को कैसे चेंज करते हैं कि पॉलिनेशन करवाने के लिए। अगर वो पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे उनको कभी फ्रूट नहीं मिलने वाला। आपको पता है अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो कभी फ्रूट नहीं मिलेगा, कभी भी सीड नहीं मिलेगा। सीड एंड फ्रूट किसका रिजल्ट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, जब पॉलिनेशन होती है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, दे मेक यूज ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन। अगर वो पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं तो उन्हें किसकी जरूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन, पोलन कहाँ से आ रहे हैं, पॉलिनेशन हमारे पास 3 टाइप की होती है, एक होती है ऑटोगेमी, एक होती है गिटेनोगेमी और एक होती है जीनोगेमी। तो हमारे पास 3 टाइप की पॉलिनेशन होती है, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और हमारे पास लास्ट आती है जीनोगेमी। तो ये हमारे पास पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये ऑटोगेमी क्या है, गिटेनोगेमी क्या है और आपका जीनोगेमी क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया देती हूँ। देखो क्या चीज है, ऑटोगेमी तो बहुत ही सिंपल है, ऑटो तो पूरी सेल्फ पॉलिनेशन है। देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेम। मेरा देखो ये फ्लावर है या ये वाला फ्लावर है कोई भी, इस फ्लावर के एंथर का अपने ही मतलब पिस्टल के ऊपर गिर जाना, मतलब इसके एंथर अपने ही पिस्टल के ऊपर गिर रहे हैं, उसे कहते हैं ऑटोगेमी। ये क्या है, ऑटोगेमी है। अब ये देखो, अब समझते हैं ये गिटेनोगेमी, देखो क्या चीज है। गिटेनोगेमी क्या है, देखो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ये वाली फिगर दिखाऊं, तो इसमें एक्चुअली 2 चीजें आती है। देखो गिटेनोगेमी में क्या होता है, मेरे पास देखो ये एक प्लांट है और ये मेरे पास दूसरा प्लांट है। अब देखो प्लांट देखो मतलब स्पीशीज दोनों सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ग्रो कर रहे हैं। अगर मेरे पास जो ये वाला फ्लावर है, अगर ये फ्लावर इसको पॉलिनेट कर दे या इसको पॉलिनेट कर दे, तो इसे कहते हैं गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी में देखो क्या हो रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के पोलन कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर के स्टिग्मा में। अब वो बिलोंगिंग टू इधर द सेम प्लांट, देखो अब वो सेम प्लांट को भी बिलोंग कर सकता है और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट उसको भी बिलोंग कर सकता है। तो इन गिटेनोगेमी द फ्लावर ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वन फाउंड इन जीनोगेमी और द क्रॉस पॉलिनेशन। तो गिटेनोगेमी हमारे पास ये होती है। लास्ट हमारे पास आती है जीनोगेमी। तो जीनोगेमी देखो क्या है, जीनोगेमी तो एकदम टोटली डिफरेंट है। मेरे पास मान के चलो ये एक मैंगो का प्लांट है और मेरे पास ये एक मैंगो का प्लांट है। सेकंड, जो ये वाला मैंगो प्लांट है इसका फ्लावर इस सेकंड मैंगो प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। अब दोनों क्या है, दोनों हमारे पास यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट है। अब मान के चलो कि जो मेरे पास ये वाला मैंगो था, ये वाली मैंगो की वैरायटी दूसरी है और ये वाली मैंगो की वैरायटी दूसरी है, ठीक है। अलग अलग वैरायटी है दोनों, बट है दोनों मैंगो ही।
लेकिन क्या है, वेराइटी डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो जीनोगेमी क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, एकदम डिफरेंट प्लांट के ऊपर फॉल कर रहा है, यहाँ पे कोई सेम प्लांट नहीं है। तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma। तो सोचो इस फ्लावर के पोलन ग्रेन जेनेटिकली डिफरेंट होंगे इस फ्लावर के कंपैरिजन में। दोनों के दोनों पोलन ग्रेन्स क्या है, जेनेटिकली जीन्स क्या है, दोनों की डिफरेंट है। तो इस प्लांट के सॉरी कार्पेल को क्या करना, पॉलिनेट करना, वो है जीनोगेमी। और गिटेनोगेमी में क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है कि प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखी है कि जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए। और हमारे पास ऑटोगेमी क्या, वो तो सिंपल हो रहा है कि सेम, बस सेम का अपने ऊपर ही गिर जाना, उसे कहते हैं ऑटोगेमी। आपको ये थोड़ा आइडिया हुआ ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और आपके पास जीनोगेमी क्या है, क्योंकि बाकी हम आपका Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका ये सेक्शन कंप्लीट होने वाला है, मतलब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तो मतलब मैं आपको कल करवाऊंगी इसके बाद।